Welcome back to my channel. Today we are going to cover previous year questions that are commonly asked in our university and competitive examination. And we are going to revise veterinary biology. Let's begin. First question, blue tongue virus contains how many segments? Blue tongue virus जो डिजीज़ होती है वो और भी वायरसेस की वजह से होती है जो कि रियोविरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं. रियोविरिडी फैमिली में एक जीनस है और भी वायरस जिससे 2 डिजीज़ होती है, ब्लू टंग डिजीज़ ऑफ शीप एंड हॉर्स अफ्रीकन सिकनेस डिजीज़. रियोविरिडी जो फैमिली है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फैमिली है और बाल्टीमोरे ग्रुप 3 से बिलोंग करती है. ब्लू टंग वायरसेस में कितने सेगमेंट होते हैं? कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं. 10 सेगमेंट होते हैं और जिनका भी जो भी वायरसेस है जिनका सेगमेंटेड जीनोम होगा वो सेगमेंटेड जीनोम ससेप्टेबल होगा टू जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट. जैसे कि फिनोमिना जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट का बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट किस किस में होते हैं, तो जिन वायरसेस में सेगमेंटेड जीनोम होगा उन सब में जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट होता है. जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक ये सेल है जिसको 2 तरह के वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं. एक वायरस ए है और दूसरा वायरस बी है. जब ये एक सेल को इन्फेक्ट करेंगे इस सेल के अंदर इन दोनों वायरसेस के जीनोम का इंटरेक्शन होगा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा और एक नए तरह के वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे. इसको बोलते हैं जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट. ये सिर्फ ऐसे वायरसेस में होता है जिनका जो जीनोम है वो सेगमेंटेड है. और जैसे हम देखें कि जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट सेगमेंटेड वायरसेस में होता है. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन म्यूटेशन है जो जिसमें माइनर चेंजेस आएंगे सेम वायरस में. एंटीजेनिक शिफ्ट में मेजर चेंजेस आ जाएंगे, न्यू वायरल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा. और ये दोनों जो फिनोमिना है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट ये सेगमेंटेड वायरसेस में होता है. अगर हम इस इमेज में देखें तो एक एवियन इन्फ्लुएंजा और एक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है. एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस ये दोनों जो हैं पिग को इफेक्ट कर सकते हैं. तो जब एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पिग को अफेक्ट करेगा और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस पिग को इफेक्ट करेगा तो पिग में वो एक तरह का जेनेटिक वेसल हो गया, यहाँ पे मिक्सिंग वेसल हो गया. इन दोनों जो वायरसेस हैं इनके बीच में, क्योंकि दो इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी सेगमेंटेड वायरसेस होते हैं और इन दोनों वायरसेस के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा या फिर जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हो जाएगा और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट से या एंटीजेनिक शिफ्ट से एक नया वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि ह्यूमंस को इफेक्ट कर सकता है. अगर ये वायरस ह्यूमन को इफेक्ट करेगा तो ह्यूमन की बॉडी में इस न्यू वायरस स्ट्रेन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगे, तो ये जो वायरस है ये ह्यूमंस में पैंडेमिक कॉज कर सकता है. तो जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट जो होता है वो सेगमेंटेड जीनोम वाले वायरसेस में होता है और जब 2 टाइप के स्ट्रेन वायरस के एक ही एनिमल को इफेक्ट करते हैं उसके अंदर वो एनिमल एक तरह के मिक्सिंग वेसल की तरह काम करता है और दोनों वायरसेस आपस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू एक नया वायरस प्रोड्यूस कर लेते हैं. इस प्रोसेस को जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट कहते हैं और ये सेगमेंटेड जीनोम वाले वायरसेस में होता है. सेगमेंटेड जीनोम किस किस में है? रियोविरिडी में, ऑर्थोमिक्सोविरिडी में. सेगमेंटेड जीनोम किस किस के अंदर है? अरीनाविरिडी में जिसके अंदर 2 सेगमेंट्स हैं, बुनियाविरिडी में जिसके अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, ऑर्थोमिक्सोविरिडी या फिर इन्फ्लुएंजा वायरसेस जिसके अंदर 8 सेगमेंट्स हैं और रियोविरिडी जिनके जीनोम में 10 सेगमेंट्स हैं. ये सारे सेगमेंटेड जीनोम वाले वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट का प्रोसेस या फिर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या फिर एंटीजेनिक शिफ्ट हो सकता है. सेकंड जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है इंक्लूजन बॉडीज पे. तो बॉलिंगर इंक्लूजन बॉडीज किस में मिलती हैं? तो फाउल पॉक्स है, पॉक्स वायरसेस में फाउल पॉक्स वायरस उसके अंदर बॉलिंगर बॉडीज मिलती हैं जो कि इंक्लूजन बॉडीज हैं.
इओसिनोफिलिक है एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज है। गॉनरी बॉडी स्मॉल पॉक्स वायरस के अंदर मिलती हैं, जो फाउल पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस सेम ही फैमिली से, पॉक्सविरिडी फैमिली से। पाश्चियन बॉडी स्मॉल पॉक्स वायरस में मिलती है। काउड्री टाइप ए इंक्लूजन बॉडीज हर्पीज वायरस और येलो फीवर वायरस में मिलती है। काउड्री टाइप बी इंक्लूजन बॉडी अडीनो वायरसेस एंड पोलियो वायरस में मिलती है। एंड बोरेल बॉडी जो कि इंक्लूजन बॉडी है वो फाउल पॉक्स में मिलती है। तो दो बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज जो फाउल पॉक्स में मिल रही है वो है बॉलिंगर बॉडीज और बोरेल बॉडी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो इंक्लूजन बॉडी है वो गॉनरी बॉडी है जो कि स्मॉल पॉक्स में मिल रही है। काउड्री टाइप ए इंक्लूजन बॉडी हर्पीज वायरस में मिलती है और काउड्री टाइप बी इंक्लूजन बॉडी अडीनो वायरस या फिर पोलियो वायरस में मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडी है नेग्री बॉडी। नेग्री बॉडीज ये रेबीज में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंक्लूजन बॉडीज हो गई। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। तो इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, नेग्री बॉडीज रेबीज में, गॉनरी बॉडीज स्मॉल पॉक्स में, पाश्चियन बॉडी स्मॉल पॉक्स में, बॉलिंगर बॉडीज फाउल पॉक्स में और बोरल बॉडीज फाउल पॉक्स में। इंटरन्यूक्लियर जो बॉडीज हैं जो कि हमको याद रखनी है वो एक काउड्री टाइप ए जो कि हर्पीज वायरसेस में मिलती है और येलो फीवर वायरसेस में मिलती है। काउड्री टाइप बी एसिडोफिलिक या फिर इओसिनोफिलिक हैं जो वो पोलियो वायरस में मिलती है। काउड्री टाइप बी इंक्लूजन बॉडी बेसोफिलिक एडिनो वायरसेस में मिलती है। पेपोविरिडी फैमिली के बारे में बात करें तो इसके अंदर दो जेनेरा हैं, पेपिलोमा वायरस एंड पॉलीमा वायरस। ये जो पेपोविरिडी फैमिली है ये वार्ड्स कॉज करती है, जो कि बाद में वार्ड्स जो है वो बाद में ट्यूमर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये ट्यूमरोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है बिकॉज दे कैन फॉर्म ट्यूमर्स। ये होस्ट जो ये पेपिलोमा वायरसेस हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे बोवाइन टाइप 1 जो स्पीशीज है वो बोवाइंस को एक्ट करेगी, इक्वाइन टाइप 1 जो स्पीशीज है वो इक्वाइंस को एक्ट करेगी, इसलिए होस्ट स्पेसिफिक होते हैं एंड दे हैव नॉट बीन कल्चर इन विट्रो। इनको इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते। ये जो पेपोविरिडी है बाल्टीमोर ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाल्टीमोर ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग कौन कौन से वायरसेस करते हैं तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं HAABIP3, हर्पीस, एडिनो, एस्फार, बक्यूलो, इरिडो, पॉलीमोविरिडी, पेपिलोमाविरिडी एंड पॉक्सविरिडी। ये सारे जो वायरसेस की फैमिली है ये ग्रुप 1 बाल्टीमोर से बिलोंग करती है। वायरस की जैसे स्पीशीज हो गए जैसे बोवाइन पेपिलोमा वायरस, इसकी 1 to 6 सब स्पीशीज होती हैं, सब स्पीशीज सब टाइप्स होते हैं वायरस के। तो ये जैसे होस्ट स्पेसिफिक हो गई, जैसे बोवाइन पेपिलोमा वायरस बोवाइंस को एक्ट करेगा और ये क्या कॉज करेगा, वार्ड्स। इनमें से जो 1 to 6 सब टाइप में से जो 1 और 2 सब टाइप्स हैं वो फाइब्रो पेपिलोमा कॉज करेंगे। ये जो 1 to 6 टाइप है ये पेपिलोमा, सिंपल पेपिलोमा कॉज करेंगे और ये जो 1 और 2 सब टाइप है ये फाइब्रो पेपिलोमा कॉज करेंगे। इक्वाइन पेपिलोमा वायरस जो कि हॉर्स पर एक्ट करेगा, हॉर्स को इन्फेक्ट करेगा। 1 और 2 सब टाइप है ये दोनों कुटेनियस पेपिलोमा कॉज करेंगे। इसमें फिब्रो पेपिलोमा इक्वाइंस में नहीं कॉज करेंगे। ये जो पेपिलोमा वायरसेस हैं या फिर जो वायरसेस पेपोविरिडी फैमिली से हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो एपिथेलियम में होता है और वो भी एपिथेलियम की स्ट्रेटम जर्मेटिवियम जो लेयर होती है उसमें ये इफेक्ट करते हैं या फिर सबसे पहले वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। तो जो पेपोविरिडी फैमिली के जो वायरसेस हैं वो स्ट्रेटम जर्मेटिवियम में रेप्लिकेट करते हैं। ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस की लेयर है। ये पेपोविरिडी फैमिली के जो वायरसेस हैं ये वार्ड्स कॉज करते हैं। ये हम देख सकते हैं
ये टीट्स, बोवाइन टीट्स पे जो वार्ड्स हैं ये पैपिलोमा वायरस की वजह से हैं। ये नेक रीजन पे जो वार्ड्स हैं ये वार्ड्स ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ट्यूमर इन हॉर्स। फोर्थ क्वेश्चन है बॉलिंगर बॉडीज किस में मिलती है। हमने देखा कि बॉलिंगर बॉडीज जो है वो पॉक्स वायरस में मिलती हैं, फाउल पॉक्स में मेजरली मिलती है। तो पॉक्स विरिडी अगर हम फैमिली की बात करें जिसके अंदर फाउल पॉक्स वायरस आता है, तो पॉक्स विरिडी जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बाल्टीमोर ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं। पॉक्स वायरसेस के जो वेरिएंट्स होते हैं वो ब्रिक शेप होते हैं। ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। जो पॉक्स विरिडी फैमिली है, डीएनए फैमिली है, डीएनए जीनोम होता है। डीएनए जीनोम वाली सारी फैमिलीज में अधिकतर आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, पर पॉक्स विरिडी फैमिली एक एक्सेप्शन है। यहाँ इसमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। तो विरियन की जो पॉक्स विरिडी फैमिली में जो सिमेट्री है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। ज़्यादातर जो डीएनए वायरसेस हैं उनकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। ये जो पॉक्स विरिडी के फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो पिस्ट्यूल्स बनाते हैं, पिस्ट्यूलर लीजन्स कॉज करते हैं, वेसिकल्स, पिस्ट्यूल। ये मेजरली पॉक्स विरिडी फैमिली के वायरसेस पिस्ट्यूल्स कॉज करते हैं। और इस पॉक्स विरिडी फैमिली में 5 जेनेरा हैं। ऑर्थोपॉक्स वायरस, कैप्रीपॉक्स वायरस, सुईपॉक्स वायरस, एविपॉक्स वायरस, लेप्रोपॉक्स वायरस एंड पैरापॉक्स वायरस। ऑर्थोपॉक्स वायरस काउपॉक्स, बफेलोपॉक्स मेजरली कॉज करेगा। कैप्रीपॉक्स वायरस शीप पॉक्स, गोट पॉक्स, सुईपॉक्स वायरस स्वाइन पॉक्स और एविपॉक्स वायरस फाउल पॉक्स कॉज करेगा। और पैरापॉक्स वायरस सूडो काउ पॉक्स कॉज करेगा, सूडो काउ पॉक्स, जो कि मिल्कर नोड्यूल डिजीज है। पैरापॉक्स वायरसेस मिल्कर नोड्यूल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे सूडो काउ पॉक्स। ये पॉक्स लीजन्स है टीट्स में बफेलो की। ये लेटर स्कैब फॉर्म कर लेते हैं और ये जब ये टीट से जब मिलकर जो होते हैं, जो ये इन्फेक्शन जो है काउ से मिल्कर्स हैंड्स में आ सकता है और मिल्कर्स हैंड में ये नोड्यूल्स कॉज करते हैं। पॉक्स वायरसेस की अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले जो कंजेशन होता है टिश्यू का, ठीक है, रोजिएट स्टेज बोलते हैं इसको। उसके बाद में पेप्यूल फॉर्म होता है। पेप्यूल के बाद में वेसिकल फॉर्म होता है। वेसिकल के बाद में पिस्ट्यूल फॉर्म होता है, जिसको पिस्ट्यूलर स्टेज बोलते हैं। और फाइनली स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है और हीलिंग हो जाती है लीजन की। तो जैसे हमने इस वाली इमेज में देखा कि काउ को सूडोपॉक्स हो गया है और ये लेटर जो स्टेज है ये तो हाइपरमेक पेप्यूल वेसिकल फॉर्मेशन हुआ टीट्स में। उसके बाद जो है हीलिंग हुई, स्कार फॉर्मेशन या स्कैब फॉर्मेशन हो गया और ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गया थ्रू मिल्किंग। और इस जो ह्यूमंस में इसने इन्फेक्शन कॉज किया वो है मिल्कर्स नोड्यूल पैरापॉक्स वायरसेस में। तो अगर हम देखें एवीपॉक्स वायरसेस में फाउल पॉक्स आता है। फाउल पॉक्स एक लार्जेस्ट जो वायरसेस हैं वो पॉक्स वायरसेस होते हैं और जो स्मॉलेस्ट वायरसेस होते हैं वो गायरो वायरस होते हैं। गायरो वायरस स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं और पॉक्स वायरसेस लार्जेस्ट वायरस होते हैं। बॉरल बॉडीज एंड बॉलिंगर बॉडीज, ये दो इंक्लूजन बॉडीज जो पॉक्स विरिडी फैमिली के इन्फेक्शंस में देखी जाती है अंडर माइक्रोस्कोपी। पैरापॉक्स वायरसेस एक तो सूडोकाउपॉक्स डिजीज कॉज करते हैं, एक जो वो डिजीज कॉज करते हैं वो है कंटेजियस पिस्टुलर डर्मेटाइटिस या फिर सोर माउथ, स्कैबी माउथ भी बोलते हैं इसको, और ORF डिजीज भी बोलते हैं। ये पैरापॉक्स वायरसेस कॉज करते हैं। इसमें पिस्ट्यूल स्कैबी लीजन्स
सीन होते हैं मजल्स पे, लिप्स पे, ओरल म्यूकोसा पे, अडर पे, फीट पे। जहाँ जहाँ बॉडी पे गोट की या फिर शीप के हेयर्स नहीं है वहाँ वहाँ ये लीजन्स देखने को मिलते हैं। लीजन्स सेम रहेंगे पूरी पॉक्सविरिडी फैमिली में, लीजन्स सेम रहेंगे। सबसे पहले हाइपरमिया कंडीशन होगी, उसके बाद पैप्यूल फॉर्मेशन, फिर वेसिकल फॉर्मेशन, फिर पिस्ट्यूल फॉर्मेशन और लास्ट में हीलिंग होगी, स्कार फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिस्ट्यूल्स और स्कैबी लीजन्स हमको दिखाई दे रहे हैं लिप्स पे, मजल पे, ओरल म्यूकोसा में। ये टंग है, टंग पे भी ये लीजन्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इस डिजीज को सोर माउथ या फिर स्कैबी माउथ भी बोलते हैं। कंटेजियस पस्ट्यूलर डर्मेटाइटिस, ये गम्स पे भी हमको ये पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे। जॉ, लोअर जॉ में भी ये लीजन्स होंगे। अब अगर हम पीपीआर डिजीज की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है पैरामिक्सोविरिडी फैमिली की। अब कुछ प्लेग होते हैं, प्लेग वो डिजीज होती हैं जो कि हैवी मोर्टेलिटी कॉज करती हैं। जैसे कैटल प्लेग जो है रिंडरपेस्ट डिजीज है, स्वाइन फीवर जो है वो स्वाइन प्लेग है, और एवियन इन्फ्लुएंजा एवियन प्लेग है। ऐसे पीपीआर डिजीज गोट प्लेग है। तो अगर पैरामिक्सोविरिडी फैमिली की अगर हम बात करें तो इसमें 4 जीनस आते हैं। पैरामिक्सोवायरसेस जो कि मम्प वायरसेस होते हैं, इसमें मॉर्बिली वायरसेस जिसमें मीजल्स, पीपीआर, पेस्टिडिस पिस्टिस, रूमिनेंट्स, ये स्मॉल रूमिनेंट्स। पीपीआर डिजीज स्मॉल रूमिनेंट्स की डिजीज है गोट्स एंड शीप की। कैनाइन डिस्टेम्पर, रिंडरपेस्ट, ये 3 जो इम्पोर्टेंट जो है पीपीआर, कैनाइन डिस्टेम्पर और रिंडरपेस्ट डिजीज, ये मॉर्बिली वायरसेस जीनस में आते हैं पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के। रूबेला वायरसेस जो कि न्यूकासल डिजीज या फिर रानीखेत डिजीज कॉज करते हैं चिकन्स में। ये 3 वेटनरी इंपॉर्टेंस के जीनस हैं पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के। पीपीआर को हम गोट प्लेग भी बोलते हैं। डिजीज स्मॉल रूमिनेंट्स की है, गोट या शीप में होती है। मॉर्बिली वायरस जीनस से ये बिलोंग करते हैं और पैरामिक्सोविरिडी ग्रुप 5 बाल्टीमोरे ग्रुप से बिलोंग करती है। जो ग्रुप 5 बाल्टीमोरे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑर्डर है उनका वो मोनोनेगा विरियल्स ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपार्टेट नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए ग्रुप 5 बाल्टीमोरे ग्रुप में होता है। इसलिए इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑर्डर मोनोनेगाविरियल्स से बिलोंग करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? BF-RAP-OB, बोर्ना, फिलो, पैरामिक्सोविरिडी, रैप्डोविरिडी, एरेना, बुनियाविरिडी, ऑर्थोमिक्सोविरिडी, ये सारे जो वायरसेस की फैमिली है ग्रुप 5 बाल्टीमोरे ग्रुप से आती हैं। इस डिजीज में मेजरली जो होता है स्टोमेटाइटिस और एंटेराइटिस, स्टोमेटाइटिस ऑफ एंटेराइटिस ऑफ गोट होता है। स्प्रेड किससे होता है? फोमाइट्स, कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स जो होते हैं उनको फोमाइट्स बोलते हैं, उनसे इसका स्प्रेड होता है। या फिर जो स्टोमेटाइटिस की वजह से जो इन्फेक्टेड डायरिया होता है, इन्फेक्टेड फीसिस होती हैं, उससे इस डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। इस एंटेराइटिस या फिर स्टोमेटाइटिस में, एंटेराइटिस में क्या होगा? इन्फेक्टेड डायरिया होगा और इन्फेक्टेड फीसिस होंगी, और इन फीसिस का जो हेल्दी एनिमल अगर इनहेलेशन कर लेता है या फिर उसके ओरल म्यूकोसा या फिर कंजक्टिवा से जितने भी उसके एक्सपोज्ड म्यूकोसा हैं, अगर वहाँ से इन्फेक्शन बॉडी में हेल्दी एनिमल में अंदर जा सकता है। वायरसेस सबसे पहले जो एंट्री होगी, वायरसेस इनहेलेशन से एंट्री होगी, तो सबसे पहले जो इफेक्ट करेंगे वो ओरोफेरेंजियल म्यूकोसा को इफेक्ट करेंगे। वहाँ पे जितने भी लिम्फ नोड होंगे वो इफेक्टेड होंगे। उसके बाद ये जो वायरसेस हैं ये यहाँ पे प्राइमरी रेप्लिकेट करेंगे, रेट्रोफेरेंजियल म्यूकोसा या फिर ओरो, जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकोसा है, ओरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा, वहाँ पे प्राइमरी रेप्लिकेशन होगा वायरसेस का। प्राइमरी रेप्लिकेशन के बाद वो प्राइमरी वायरियमिया कॉज करेंगे वायरस। उसके बाद प्राइमरी वायरियमिया कॉज करने के बाद जो वायरसेस हैं वो सेकेंडरी रेप्लिकेशन करेंगे। कहाँ का? क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटाइटिस और एंटेराइटिस हो रहा है, तो कहाँ का रेप्लिकेशन करेंगे? सेकेंडरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तभी एंटेराइटिस होगा और तभी स्टोमेटाइटिस होगा। स्टोमेटाइटिस मतलब ये जीआईटी में रेप्लिकेट करेंगे। तो सेकेंडरी रेप्लिकेशन जो होगा वायरसेस का वो एलिमेंट्री, रेस्पिरेटरी एंड लिम्फोइड टिश्यू में होगा। तभी इन सभी उसके बाद ही जो हमारे हैं डायरिया और डिहाइड्रेशन कॉज होगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी रेप्लिकेशन एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होगा तो एंटेराइटिस और स्टोमेटाइटिस कॉज होगा। और एंटेराइटिस
कॉज होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक और इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उससे क्या होगा, डायरिया कॉज होगा, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होगा और सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो सकती है एनिमल की। तो गवर्नमेंट का टारगेट है पीपीआर डिजीज को 2030 तक इरेडिकेट करने का। पीपीआर डिजीज को हम लोग ओवाइन रिंडरपेस्ट बोल सकते हैं, सूडो रिंडरपेस्ट और गोट प्लेग बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज है इससे कुछ सिमिलरिटी है रिंडरपेस्ट डिजीज ऑफ कैटल से, ये डिजीज रिजेंबल करती है। सिर्फ ये OIE लिस्टेड डिजीज है, जो कि OIE लिस्टेड डिजीज नोटिफाइबल डिजीज होती है, जो कि ट्रांसमिसिबल डिजीज होती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करती है। तो ये OIE लिस्टेड डिजीज है। एक्यूट वायरल डिजीज है, स्टोमेटाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस एंड एंटेराइटिस मेजरली होगा। तो स्टोमेटाइटिस डायरिया एंड क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेप्लिकेट कर रहा है तो निमोनिया, नेजल डिस्चार्ज, और एक फेब्राइल डिजीज है तो फीवर। रिजेंबल किसको करती है, रिंडरपेस्ट को। 80 to 100% मोर्टेलिटी है गोट्स में ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन और ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि गोट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्फेक्टेड जो एनिमल है प्रिंसिपल सोर्स है इस डिजीज के ट्रांसमिशन का, उनका जो डायरिया है वो इन्फेक्टेड होगा, उनकी फीसिस इन्फेक्टेड होगी, उनका नेजल डिस्चार्ज इन्फेक्टेड होगा, तो उनके सिक्रीशंस जो है इनसे ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। रूट ऑफ एंट्री जो है हेल्दी एनिमल्स में वो इनहेलेशन है। इनहेलेशन के बाद वायरस प्राइमरी रेप्लिकेट करता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में रेप्लिकेट करने के बाद प्राइमरी वायरेमिया कॉज करता है। सेकेंडरी रेप्लिकेशन जो वायरस है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लिम्फोइड टिश्यू में अपना सेकेंडरी रेप्लिकेशन करता है और फिर सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन कॉज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका पीपीआर डिजीज का 3 to 6 days है, 1 week से भी कम। पैथोजेनेसिस देखें तो इनहेलेशन के थ्रू वायरस एंटर प्राइमरी रेप्लिकेशन किया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहाँ पे वायरस एंटर करता है, जैसे इनहेलेशन के थ्रू वायरस एंटर किया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, तो प्राइमरी रेप्लिकेशन वही होता है। प्राइमरी रेप्लिकेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रीजनल लिम्फ नोड में होगा, जिससे वायरेमिया क्रॉस होगा, प्राइमरी वायरेमिया। प्राइमरी वायरेमिया के बाद सेकेंडरी रेप्लिकेशन जो होगा और सारे ऑर्गन्स में होगा, जैसे स्प्लीन्स में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो, लंग एंड इंटेस्टाइन में। उसके बाद सेकेंडरी वायरेमिया कॉज होगा और उसके बाद वायरल शेडिंग होगी, जो कि नेजल एक्यूलर डिस्चार्ज एंड फीकल एक्सक्रीशन में वायरस शेड होगा। पीपीआर के 3 फॉर्म है, पर एक्यूट, एक्यूट एंड सब एक्यूट। पर एक्यूट फॉर्म में विदाउट सिम्टम्स गोट की डेथ हो जाती है, 100% मोर्टेलिटी है। एक्यूट फॉर्म में एक फेब्राइल डिजीज है, फीवर है 3 to 5 days का, नेजल डिस्चार्ज क्योंकि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो नेजल डिस्चार्ज स्टार्टिंग में सीरियस होगा, पर ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो सीरियस जो डिस्चार्ज है वो म्यूकस और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टोमेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, तो ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन जो होगा, ओरल इरोजन होगा, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं माउथ में, एक्सेसिव सलाइवेशन, नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस, ओरल म्यूकोसा का नेक्रोसिस हो सकता है, एंड ऑफेंसिव ब्रेथ। कंजक्टिवाइटिस, ओक्यूलर डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज is followed by ocular discharge. Gluting of eyes due to discharge, mucopurulent discharge, and severe diarrhea, blood tinged and mucoid diarrhea. Death due to severe dehydration in 5 to 10 days. Animal can recover from disease having long lasting immunity as in rinderpest. एंड थर्ड फॉर्म है सब एक्यूट फॉर्म, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, सिम्टम्स एक्यूट डिजीज जैसे ही होते हैं। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो एलिमेंट्री जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसको इफेक्ट कर रहा है, उसका नेक्रोसिस कर रहा है, एंटेराइटिस कॉज कर रहा है, तो डायरिया एंड डिहाइड्रेशन एंड डेथ। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको डैमेज कर रहा है तो निमोनिया कॉज कर सकता है एज इन रिंडरपेस्ट। एंड लिम्फोइड सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो नेक्रोसिस ऑफ
T and B cell and this cause सेपरेशन, इम्यूनिटी जो है एनिमल की कम हो जाएगी। पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखिए, जैसे रिंडर पेस्ट में ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे ही सेम लीजन्स हेमरेजेस एंड ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग हमें देखने को मिलेंगे पीपीआर डिजीज पे। डायग्नोसिस कैसे करना है हमको? फीवर डायग्नोसिस हम क्लिनिकल साइंस से कर सकते हैं, बकल इरोजन, डायरिया एंड नेजल डिस्चार्ज, पोस्टमार्टम फाइंडिंग ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिम्फोइड नेक्रोसिस। लैब डायग्नोसिस करना है तो हमें सैंपल कलेक्ट करने होंगे, लाइव सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं हम, डेड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। लाइव सैंपल एंटीमोर्टम हम नेजल, बकल एंड ऑक्यूलर स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं, और डेड में स्प्लीन, लिम्फ नोड, लंग्स, ये टिश्यूज हम कलेक्ट कर सकते हैं। सेल जो कल्चर करेंगे हम, वायरस का जो कल्चर करेंगे वो किस पे करेंगे, क्योंकि ये गोट में होने वाली डिजीज है, तो इसलिए हम इसको लैम किडनी सेल्स में कल्चर करेंगे या फिर वीओ सेल्स में कल्चर करेंगे। पैरामिक्सोविरिडी फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल फॉर्मेशन विद इरेगुलर साइज, जिसको हम सिंचाइटियम बोलते हैं। ये हेल्प करता है सेल टू सेल स्प्रेडिंग ऑफ वायरस में। जैसे कि एक जो वायरस है, एक ये वायरस पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का वायरस एक होस्ट सेल से कंबाइन होगा और इसी होस्ट सेल के साथ में और जो हेल्दी सेल्स हैं वो कंबाइन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं सिंचाइटियम। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल स्ट्रक्चर विद इरेगुलर शेप। एंटीजन या फिर वायरल डिटेक्शन हम कर सकते हैं एजीपीटी से, अगार जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, एलिजा या फिर आरटीपीसीआर से। एंटीबॉडी डिटेक्शन हम कर सकते हैं वायरल न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट से। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम उसको एनिमल को स्लॉटर कर सकते हैं और डिजीज्ड एनिमल को क्वारंटीन कर सकते हैं। फाउल पॉक्स में बॉलिंगर बॉडीज मिलती हैं जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती हैं। पॉक्स वायरसेस ब्रिक शेप के होते हैं और एनवेलप्ड होते हैं, जो कि ऑर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली से जो कि पॉक्सविरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पीपीआर डिजीज गोट में और शीप में, मेजरली गोट में होता है नेजल डिस्चार्ज, म्यूकस नेजल डिस्चार्ज, ये पुरुलेंट डिस्चार्ज जो कि ड्राई हो गया है, और डायरिया। ये मेन जो क्लिनिकल साइंस है पीपीआर डिजीज के। अगर पीपीआर डिजीज के डायग्नोसिस की बात करें तो स्टोमेटाइटिस, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, डायरिया, रेडनेस इन कोरोनरी बैंड, पोस्टमार्टम रीजन देखिए तो ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड हेमरेजेस इन हार्ट, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में पीपीआर डिजीज के। Thanks for listening. Please subscribe and like the video.